आप सभी का फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ के इतिहास की ये तीसरी कक्षा है। इससे पहले की दो कक्षाओं में राजर्षि तुल्य राजवंश और सरबपुरी राजवंश हमने स्टार्ट किया था। सरबपुरी राजवंशी शासन का एक क्लास हो चुका था, दूसरा क्लास है। पिछली क्लास को आप जरूर समझिए, प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को ऑन कीजिए तो आगे की कहानी आप लिंक कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने समझा था कि सरबपुरी राजवंशी शासक सरबराज ने वाकाटक वंशी शासक प्रवरसेन प्रथम के अधीन जो सामंत था, उनकी जब शक्ति छिड़ हुई, उन्होंने अपने आप को दक्षिण कौशल के उत्तरी हिस्से में स्थापित किया और केवल स्थापित ही नहीं किया बल्कि अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। उसी तारतम्य में उनका अगला वंशज नरेंद्र और नरेंद्र के बाद प्रसन्न मात्र शासक हुए। प्रसन्न मात्र के बाद आज हम पढ़ेंगे जयराज, दुर्गराज, मानमात्र शुरू करेंगे। लेकिन एक चीज आप पहले मैं आपको समझा देता हूं और आवश्यक है चीज जानना, ये जो वंशावली है, इस वंशावली को जब तक हम अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आपको आगे की कहानी समझ नहीं आएगी। बार बार इस स्लाइड का प्रयोग हम करते रहेंगे। सरबपुरी राजवंशी शासन का आरंभिक शासक सरबराज, सरबराज का पुत्र नरेंद्र। अभी भी अज्ञात है कि नरेंद्र का अगला वंश प्रसन्न मात्र था या नहीं, खैर वो विवादित विषय रहन देते हैं। नरेंद्र के बाद अगला वंश प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र के बाद का इतिहास क्लियर है। प्रसन्न मात्र का एक पुत्र जयराज, दुर्गराज या मानमात्र, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। उसके बाद फिर जयराज के तीन बेटे, सुदेवराज प्रथम, प्रवरराज प्रथम, व्याघराज और सुदेवराज, जिसे महासुदेवराज भी अपन कहते हैं, का बेटा प्रवरराज द्वितीय। जब तक आप इस कहानी को, इस लिंक को, इस वंशावली को जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक चीजें आपको लिंक नहीं कर पाएगी। चलिए ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, प्रसन्न मात्र ने मल्हार की स्थापना की, प्रसन्नपुर की स्थापना की, प्रसन्नपुर में अपनी राजधानी बना के रखी। प्रसन्नपुर में ही अगला शासक उसका पुत्र जयराज, दुर्गराज या मानमात्र शासन स्थापित करता है। दुर्ग नगर की स्थापना जयराज के द्वारा की गई थी। इस पर थोड़ा बहुत विवाद है, लेकिन व्यापम ने इस क्वेश्चन के आंसर को जयराज या मानमात्र या दुर्गराज ही लिया है। ध्यान रखिएगा, लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार दुर्ग शहर की स्थापना महाजयराज या जयराज या दुर्गराज या मानमात्र ने की थी, जबकि राय बहादुर हीरालाल के अनुसार किसी शिवदुर्ग नाम के एक व्यक्ति के द्वारा दुर्ग शहर की स्थापना की गई थी। आगे दुर्गराज ने 3 ताम्रपत्र और एक अभिलेख जारी किए। मल्हार ताम्रपत्र, अगमोरा ताम्रपत्र और उसके बाद यहां मैंने लिख दिया है आरंग ताम्रपत्र। आरंग में है, मल्हार मल्हार में है, लेकिन ये जो आप देख सकते हैं अगमोरा ताम्रपत्र, ये मुंगेली में पड़ता है। इस तरीके से एक अभिलेख जारी किया उन्होंने, कौवा ताल अभिलेख। जो कौवा ताल अभिलेख ये पड़ता है बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत। ठीक है, जो कौवा ताल अभिलेख है, उस कौवा ताल अभिलेख में पहली बार दुर्गराज को संबोधित किया है, जयराज को दुर्गराज के नाम से संबोधित किया गया है। और चूंकि इन्होंने ही जारी किया था तो निश्चित तौर पर दुर्गराज का रिलेशन कहीं ना कहीं इनसे स्थित है। ये भी कंफर्म होता है कि दुर्ग नगर की स्थापना इन्होंने की थी। दुर्ग नगर की स्थापना किसने की थी? व्यापम ने सीधे आंसर के रूप में इनको लिया है। ठीक है, चलिए, इन्होंने अपनी मुद्रा गज लक्ष्मी रखी थी। याद रखिएगा, गज भिषिक्त लक्ष्मी, मुद्राओं में गज भिषिक्त लक्ष्मी का अंकन नरेंद्र के द्वारा किया गया था। बाकी राजाओं के द्वारा गज लक्ष्मी का अंकन किया गया है। गज लक्ष्मी का तात्पर्य है माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान है और उनको चारों ओर से हाथियों का एक दल घेर के रखा हुआ है ना। तो विजुअल इफेक्ट भी आप रिलेट कर सकते हैं। महा लगाने की परंपरा इन्होंने ही आरंभ की थी, इसीलिए इनके सेशन में आप देखेंगे तो जयराज जो मैंने लिखा है, महाजयराज भी आपको सुनने को मिलेगा, जयराज या महाजयराज। तो 3 प्रकार के ताम्रपत्र और 1 प्रकार का अभिलेख इनके द्वारा जारी किया गया। दुर्ग शहर की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए, जैसे ही इनका शासन तंत्र आगे बढ़ता है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया था सुदेवराज यानी जयराज के 3 पुत्र थे।
जो सबसे बड़ा पुत्र था वो था महासुदेवराज। सुदेवराज या महासुदेवराज। गद्दी महासुदेवराज को प्राप्त होती है। राजधानी, आरंभिक राजधानी मल्हार थी। मल्हार के बाद इन्होंने श्रीपुर नामक एक नई राजधानी का गठन किया, यानी वर्तमान में जो सिरपुर है महासमुंद जिले के अंतर्गत, वही सिरपुर की स्थापना अगर किसने की, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा भी गया है, सिरपुर की स्थापना किसने की, तो सुदेवराज या महासुदेवराज। जयराज मान मात्र का पुत्र सुदेवराज। नाम में कंफ्यूज नहीं होंगे, जितनी बार रिपीट करेंगे उतना जल्दी दिमाग में बैठेगा। क्यों स्थापित किया, इसकी कहानी है। आप इस बात को समझिएगा, महासुदेवराज का जब शासनकाल था तो महासुदेवराज के शासनकाल में भीमसेन द्वितीय, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, राजर्षि तुल्य राजवंश के शासक भीमसेन द्वितीय जिन्होंने आरंग ताम्रपत्र जारी किया था, उनके द्वारा इनके काल में हमला किया गया था। और इस हमले को विफल करने का सबसे बड़ा श्रेय इनके भाई प्रवरराज प्रथम को जाता है। तो पहली बार राजधानी पर हमला होने से एक इनको आभास हुआ कि भविष्य में कभी भी शासन पर हमला हो, उसकी बचाव के लिए एक नई राजधानी का उन्होंने निर्माण किया और श्रीपुर का निर्माण किया, जो आज वर्तमान में सिरपुर है, और उसे राजधानी के रूप में विकसित किया और अपने भाई प्रवरराज प्रथम को वहां का गवर्नर का मतलब यहाँ सामंत, उसके अधीन में काम करने वाला एक पदनाम है, गवर्नर या सामंत बना करके स्थापित किया। तो ध्यान रखिए इस चीज को कि इन्होंने मल्हार में इनकी राजधानी थी, श्रीपुर जो है ध्यान रखिएगा बनाया और राजधानी को स्थापित किया अपने भाई। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि आपको इस चीज को दिमाग में रखना है कि जयराज के 3 पुत्र हैं, सुदेवराज, प्रवरराज और व्याघराज। महासुदेवराज या सुदेवराज प्रथम भी कर सकते हैं, ये बाद में, ठीक है। कुछ इतिहासकारों ने प्रथम के नाम से भी संबोधित किया है। तो महासुदेवराज या सुदेवराज, ये सुदेवराज का भाई प्रवरराज प्रथम, प्रवरराज का एक भाई और व्याघराज, प्रवरराज द्वितीय सुदेवराज का पुत्र। अब यहां पे थोड़ा सा कहानी पे अपन चलते हैं, यहां ध्यान रखिएगा। अगर हम यहां से समझने का प्रयास करते हैं नक्शे के थ्रू, तो आप ध्यान से समझिए इसको। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है ये मल्हार का क्षेत्र है, ये क्षेत्र मल्हार है। उसके बाद ये सिरपुर का हिस्सा है, ये आसपास, यहां देखिए ये मल्हार, ये सिरपुर, और इसके इस आसपास एक शासन और स्थापित था। जब इनका काल आया महासुदेवराज का, तो महासुदेवराज के काल में इस समय एक व्यक्ति की एंट्री होती है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कहानी, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा यहाँ पे। महासुदेवराज के काल में एक नए व्यक्ति की एंट्री होती है जिनका नाम था इंद्रबल, पांडु वंश के संस्थापक इंद्रबल, जिनका वास्तविक नाम भरतबल था। इंद्र के जैसा बल रखने वाला व्यक्ति इंद्रबल। अब यहां पर इंद्रबल अपने आप को स्थापित करता है इनके शासनकाल में, और बहुत जल्दी अपने प्रभाव से अपना वर्चस्व स्थापित करने के साथ साथ, अब उस समय राजा महाराजाओं के बीच में एक ऐसे सिस्टम हुआ करता था कि अगर एक व्यक्ति राज परिवार से जुड़ा हुआ है और शक्तिशाली है तो अपने कुल की राजकुमारी का ब्याह कर दिया जाए। तो यहां पर लोक प्रकाशा नाम की एक राजकुमारी का उल्लेख होता है। ये आज तक कंफर्म नहीं है, जानकारी का भाव या भ्रम कह लीजिए, जैसा भी कर सकते हैं, ये क्लियर नहीं है कि लोक प्रकाशा वास्तव में कौन थी। कुछ इतिहासकार लोक प्रकाशा को सुदेवराज की बहन या पुत्री से जोड़ते हैं। हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक को अगर आप उठा कर देखेंगे, पहले वाला प्रकाशन, उसमें अभी भी नरेंद्र से जोड़ करके दिया गया है, नरेंद्र की बहन कहा गया है उसमें। तो जो वो जहां तक संगत नहीं, क्योंकि नरेंद्र का काल बहुत पहले था। तो निश्चित तौर पर सुदेवराज की बहन या बेटी थी जिनका ब्याह इंद्रबल पांडुवंश या सोमवंशी व्यक्ति के साथ कर दिया जाता है। इंद्रबल का ब्याह लोक प्रकाशा से होता है। कौवाताल अभिलेख और धमतरी ताम्रपत्र, इसमें इस बात का क्लियरली उल्लेख है कि इंद्रबल
को सर्वाधिकार महाअधिकर्ता की उपाधि और अधिकार सुदेवराज ने दिया था। सर्वाधिकार महाअधिकर्ता का मतलब है सर्वाधिक सभी अधिकार, सारे अधिकार दे दिए जाने वाला व्यक्ति। पावर ऑफ अटॉर्नी बोल सकते हैं, जिनको निर्णय लेने का अधिकार हो। ऐसी स्थिति में ये इसका दामाद भी बन गया और पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिल गया। आगे आने वाले समय में जब सुदेवराज की मृत्यु नजदीक आती है तो सुदेवराज की मृत्यु के समय वो अपने साम्राज्य को 3 भागों में बांट देता है। एक वो जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की थी, बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। ये जो पार्ट था इधर वाला, ये जो भाग है मल्हार के आसपास का क्षेत्र है, उसे दे दिया इंद्रबल को। इसके उत्तर पूर्वी वाले भाग पर जो है इसे दे दिया व्याघ्रराज को, और उसके बाद इधर जो सिरपुर का जो हिस्सा था उस पर उसको दे दिया गया प्रवरराज प्रथम को। दोनों भाई इसके इस विभाजन से खुश भी नहीं थे और कहीं ना कहीं तकलीफ भी थी। अब इसी समय एक व्यक्ति की और एंट्री होती है जिसका नाम है सूरबल। अब यहां भी विवाद है, कुछ इतिहासकार तो इंद्रबल और सूरबल को एक ही मानते हैं, लेकिन अधिकांश इतिहासकार ये कहते हैं कि सूरबल जो है उसका एक रिलेटिव था इंद्रबल का। इंद्रबल पांडु वंश का एक व्यक्ति है जिसने आगे, उनके आदि पुरुष उदयन है जिन्होंने पांडु वंश की स्थापना की। आगे हम पढ़ेंगे, इसके बाद पांडु वंश से शुरू होगा ना। तो अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को। देखिए यहां पहुंच जाते हैं। अब आप ये ध्यान रखिएगा, अभी ये जो भाग है ये दिख रहा है आपको, सुदेवराज प्रथम इनकी मृत्यु हो चुकी है, प्रवरराज प्रथम को गद्दी प्राप्त हो चुकी है सिरपुर में, व्याघ्रराज को गद्दी प्राप्त हो चुकी है कहां पर, उत्तर पूर्वी हिस्से में, और यहां जो बीच का जो हिस्सा है मल्हार वाले क्षेत्र में, यहां पर काबिज है कौन, इंद्रबल। अब जो छत्तीसगढ़ का नक्शा हम यहाँ देख रहे हैं ऐसा रफ, ये हिस्सा आप ध्यान रखिएगा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, तो इस हिस्से पर एक व्यक्ति हमला करता है। जो व्यक्ति हमला करता है वो व्यक्ति है सूरबल। सूरबल अब हमला क्यों करेगा इस पर, तो सूरबल के हमला करने का सबसे बड़ा कारण है साम्राज्य विस्तार, और ये सूरबल जो है वो इंद्रबल का क्या है, रिलेटिव है, इंद्रबल के का सगा है। तो ऐसी स्थिति में जब सूरबल हमला करता है व्याघ्रराज पर, तो व्याघ्रराज की मदद करने के लिए आता है प्रवरराज प्रथम, और प्रवरराज प्रथम और यहाँ पर व्याघ्रराज के द्वारा इसको मार दिया जाता है। किसे मार दिया जाता है, सूरबल को, सूरबल की हत्या कर दी जाती है। अब ऐसी स्थिति में कुछ समय बीत जाता है, और कुछ समय बीतता है उसके बाद प्रवरराज प्रथम और व्याघ्रराज की परिस्थितियां कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, और इंद्रबल ठीक इस समय मौके का फायदा उठाता है अपने आप को स्थापित करने में। प्रवरराज प्रथम सिरपुर में है, व्याघ्रराज उत्तर पूर्वी हिस्से में है। तो ऐसी अवस्था में इंद्रबल धीरे से, जब इनकी शक्ति कमजोर होती है तो इनकी कमजोर हुई शक्ति का फायदा उठाता है और इन पर हमला करता है, व्याघ्रराज की हत्या करता है। व्याघ्रराज को मारने के बाद ये आगे बढ़ता है एक मैदान में, ये इस पर हमला करता है, और एक मैदान में, इस सिरपुर के क्षेत्रों की बात नहीं हो रही है, युद्ध के मैदान में इनकी लड़ाई होती है और प्रवरराज प्रथम भी समाप्त कर देता है इंद्रबल। तो ऐसी अवस्था में अब ये जो जगह खाली था सिरपुर, ठीक है, उस सिरपुर पर एक नए शासक को बैठाया जाता है, ठीक है, जिसका नाम है प्रवरराज द्वितीय। अभी प्रवरराज द्वितीय कौन है, प्रवरराज द्वितीय है महासुदेवराज सबसे बड़े भाई का बेटा, क्योंकि उन दोनों की मृत्यु हो चुकी है, उनके पुत्र भी नहीं है, और वैसे भी उत्तराधिकार के रूप में महासुदेवराज का ही हिस्सा बनता है। महासुदेवराज जैसे गद्दी पर बैठता है, ये अंतिम शासक था इस वंश का, इसकी हत्या फिर इंद्रबल हमला करता है और समूल नाश कर देता है इस वंश का, और पूरे हिस्से पर अपना अधिकार प्राप्त करके एक नए वंश पांडु वंश की नींव रखता है। ठीक है, इसमें इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा, प्रवरराज, ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा, प्रवरराज प्रथम, ये ठाकुर दिया ताम्रपत्र और मल्हार ताम्रपत्र ये जारी किया गया था प्रवरराज प्रथम के द्वारा, और बहुत सारी जानकारी जो है हमको इस ठाकुर दिया ताम्रपत्र और मल्हार ताम्रपत्र के द्वारा भी हमको प्राप्त होती है, जिसे प्रवरराज प्रथम ने जारी किया था।
एक ताम्रपत्र जारी हुआ था मल्हार से, और इस मल्हार के ताम्रपत्र को जारी किया था किसने? व्याघ्रराज ने। तो व्याघ्रराज द्वारा जारी किया गया मल्हार ताम्रपत्र और ठाकुर दिया ताम्रपत्र और मल्हार ताम्रपत्र उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिधर कौवा ताल और धमतरी ताम्रपत्र में आपको सर्वाधिकार महाधिकर्ता की जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो क्लास है वो आपको जरूर पसंद आएगी, छोटी सी क्लास। और अगली जो भी क्लास होगी उस क्लास में हम पांडु वंश की नींव रखेंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगेगी तो जरूर 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 लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे आप उसका प्रयोग कर सकें। और आपके सकारात्मक सुझावों का स्वागत रहेगा कमेंट बॉक्स में। और छत्तीसगढ़ वाला किस प्रकार के वीडियो आपको चाहिए आप जरूर कमेंट कीजिएगा। सभी को थैंक यू।